हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चंद्रजीत मुखर्जी और ये लास्ट क्लास का ही लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। आई होप हम लोग इसी क्लास में नेपाल के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट तक, मतलब कि 2015 में जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वहाँ तक हम लोग कवर कर लेंगे, ताकि हम लोग का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ नेपाल जो है उसकी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हम लोग की क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों ने दोस्तों पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसको कृपया देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर भी दे रखा है और उसका आपको आई बटन पर भी दिख रहा होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आपको ये समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी कि 2001 में एक रॉयल मैसेकर होता है, जिसमें सारे जो किंग बीरेंद्र के फैमिली मेम्बर्स थे, इंक्लूडिंग किंग बीरेंद्र, सबको मार दिया जाता है। और ये अटैक माओइस्ट लोगों का है, ये सांकेतिक है, सबको पता है। लेकिन इसमें जो प्रिंस थे, प्रिंस ज्ञानेंद्र, ये बच जाते हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो शेर बहादुर, जिनकी सरकार को गिरा करके कोइराला साहब की सरकार आई थी, अब कोइराला साहब की सरकार के अंडर में, मतलब नेपाली नेशनल कांग्रेस के अंडर में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, इतना बड़ा नरसंहार हो गया है, तो अब गिरिजा प्रसाद कोइराला रिजाइंस और उनकी जगह पे आते हैं शेर बहादुर दुबे। ये दूसरी बार आ रहे हैं और यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर अगेन। ये आकर ही माओइस्ट से एक पीस नेगोशिएशन की शुरुआत करते हैं, दैट इट वाज द फर्स्ट पीस नेगोशिएशन विद द नेपाली गवर्नमेंट एंड माओइस्ट। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि एक आर्मी बेस बैरक्स पे या बेस पे अटैक होता है माओइस्ट को द्वारा, जिसकी वजह से जो है पीस प्रोसेस में विघ्न आ जाती है और इमरजेंसी रूल लग जाता है। उसके बाद लिखा गया है, एक सबटाइटल आप देख पा रहे होंगे कि रिटर्न ऑफ ऑटोक्रेसी। किंग ज्ञानेंद्र को याद रखिए कि ये अभी तो खैर छोटा है, लेकिन ये आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है, क्योंकि ये फिर से इस सत्ता को, इस प्रोसेस को, इस डेवलपमेंट को दोबारा से ऑटोक्रेसी में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही 2002 के समय किंग आते हैं, थोड़ा बहुत पावर में आते हैं, तो किंग तुरंत क्या करता है, वो डिसॉल्व कर देता है पार्लियामेंट को। वो डिसॉल्व कर देता है पार्लियामेंट को ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दुबे। हालांकि हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था थर्ड जुडिशियल रिव्यू वाले केस में कि प्राइम मिनिस्टर डू नॉट हैव दैट पावर, लेकिन फिर भी किंग जो है उनकी बात मानकर डिसॉल्व कर देता है। वो इसलिए मानता है क्योंकि किंग की यहाँ पे इंटेंशंस कुछ और हैं, इसको पता भी नहीं चल रहा है बाकी प्राइम मिनिस्टर्स को। प्राइम मिनिस्टर दुबे एडवाइजेस द किंग टू डिफर द इलेक्शन। सिर्फ यही नहीं कहता है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करो, बल्कि वो ये भी कहता है कि पार्लियामेंट की जो दोबारा इलेक्शंस होंगी उसको डिफर करो, और तर्क ये देता है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है। इस चीज को लेकर के किंग जो हैं दुबे को सिर्फ हटाते ही नहीं हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि इनकी जो इनकॉम्पिटेंस है इलेक्शन ना करवाने के लिए या डिले कराने के लिए, ये उनको इनकॉम्पिटेंट बताकर उनको हटा देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सारे पावर्स, एग्जीक्यूटिव के सारे पावर्स जो हैं वो अपने पास रख लेते हैं। मतलब किंग अपने पास सारे पावर्स दुबे को हटाने के बाद रख लेता है, तो दुबा को हटाने के बाद किंग के पास सारे पावर्स वापस आ जाते हैं। उसके बाद किंग क्या करते हैं, लोकेंद्र बहादुर चंद, जो हमारे पहले एक समय में प्राइम मिनिस्टर थे, उनको वापस बुलाते हैं। लेकिन फिर सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होता है माओइस्ट के साथ। ये माओइस्ट के साथ जो सेकंड मीटिंग हो रही है नेगोशिएशन की, इसके बाद जो है लोकेंद्र बहादुर चंद रिजाइन कर देते हैं, उनको रिजाइन कर देते हैं। और फिर किंग किसको अपॉइंट करते हैं, सूर्य बहादुर थापा को। मतलब जो राजा चाहता है जिसको बनाना, वो शुरू हो रहा है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये नाम, जैसे शेर बहादुर, लोकेंद्र बहादुर या हमारे दुबे, ये जितने सारे लोग हैं, ये बारी बारी से, या थापा की सरकार, ये बारी बारी से एक समय पे थे, उसके बाद इनको हटाया गया, उसके बाद इनको फिर से एक एक करके लाया जा रहा है और फिर हटाया जा रहा है। सो किंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर मेकर। जैसे हमारे दिल्ली की अगर आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में आप देख रहे होंगे कि एक सैयद ब्रदर्स करके एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक आता है, जिसमें कहते हैं कि वो किंग मेकर हैं। तो वो किंग मेकर थे और ये जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर मेकर बन गए हैं। कुछ देर के बाद जब थापा को पता चलता है, सूर्य बहादुर थापा को जब पता चलता है कि एक्चुअली में उसके पास पावर्स नहीं है, तो 2004 में वो रिजाइन करते हैं। और जैसे ही वो रिजाइन करते हैं तो उस समय किंग जो है फिर से शेर बहादुर को अपॉइंट करता है एज प्राइम मिनिस्टर। जरा सोचिए, अपॉइंटमेंट, देन रिमूविंग, देन रीअपॉइंटिंग शेर बहादुर। और उसके ठीक 2 साल बाद फिर से शेर बहादुर को निकाल दिया जाता है फॉर हिज एलिजिडली इनकॉम्पिटेंस। उनको इनकॉम्पिटेंट बता करके फिर से निकाल दिया जाता है और फिर से एक इलेक्शन डेट डिक्लेयर कर जाती है। तो मात्र 2 साल के अंतर्गत इनको फिर से निकाल दिया जाता है और ये दूसरी बार उनको निकाला जाता है, दूसरी बार। उसके बाद क्या होता है, एक 12 पॉइंट अग्रीमेंट होता है। और ये अग्रीमेंट, अब तो राजा ने इसको हटा दिया है शेर बहादुर को, तो अब ये जो 12 पॉइंट अग्रीमेंट होता है, ये अग्रीमेंट 7 पार्टी अलायंसेस के बीच में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अग्रीमेंट जो है बिकेम द रोड मैप फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। और ये 7 पार्टी अलायंस जो है, इसमें माओइस्ट के लीडर्स भी हैं, और ये सब लोग जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्ट ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ किंग ज्ञानेंद्र।
अब मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं क्योंकि हम लोग वापस से डेमोक्रेसी चाह रहे हैं। हम लोग की डेमोक्रेसी तो छीन ली है वापस से ज्ञानेंद्र ने, तो हम लोग वापस डेमोक्रेसी चाह रहे हैं। और 2006 में मैसिव प्रोटेस्ट होता है अगेंस्ट द डायरेक्ट रूल ऑफ द किंग ज्ञानेंद्र, which leads to the king restatement of the dissolved parliament। जरा सोचिए, जब 2005 में किंग ने शेर बहादुर की सरकार को गिरा दिया, उसको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया, और सिर्फ हटाया नहीं बल्कि उस समय जो पार्लियामेंट थी उसको भी डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद मैसिव प्रेशर के चलते किंग मजबूर हुआ, ज्ञानेंद्र साहब मजबूर हुए कि वो दोबारा से पार्लियामेंट को रीइंस्टेट करे। व्हाट अ शेम फॉर द डेमोक्रेसी। उसके बाद द प्रोक्लेमेशन ऑफ किंग ज्ञानेंद्र रीइंस्टेटिंग द डिसॉल्व्ड पार्लियामेंट। सो उसके बाद द इंटरिम गवर्नमेंट जो अब बनेगी ऑफ द 7 पार्टी अलायंस वो स्वॉर्न इन, क्योंकि जो डिसॉल्व पार्लियामेंट को दोबारा से रीइंस्टेट किया गया बाई किंग ज्ञानेंद्र, उसके बाद एक इंटरिम सरकार बनी और उस सरकार में ये 7 पार्टी अलायंस के लोग ही चुन करके आए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है। उसके बाद द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इश्यूज प्रोक्लेमेशन इन 2006, और इस प्रोक्लेमेशन में क्या करते हैं, स्लोली स्टेप बाय स्टेप जितने सारे रॉयल प्रेरोगेटिव्स थे उन सबको जो है रिमूव कर दिया जा रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल रिप्लेसेस हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। तो यहां पे आप देख रहे होंगे राजा की पावर्स को खत्म किया जा रहा है, सिंस 2006। और यहां पे हम किस राजा की बात कर रहे हैं, किंग ज्ञानेंद्र। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक माओइस्ट के साथ एक और अग्रीमेंट होती है, और उसके तहत क्या होता है कि 25 पॉइंट सीज फायर होता है, सीज फायर कोड ऑफ कंडक्ट। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, जिसके अंदर आपको 7 पार्टी अलायंस के लोग मिलेंगे और माओइस्ट। ठीक है, और फिर एक और 8 पॉइंट अग्रीमेंट होता है बिटवीन द सेम एसपीए एंड माओइस्ट ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 25 पॉइंट अग्रीमेंट व्हिच इज दिस वन, एंड द 25 पॉइंट सीज फायर अग्रीमेंट। ये दोनों हमको करना है। तो 25 पॉइंट का ये सीज फायर और 12 पॉइंट अग्रीमेंट, यानी कि ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। उसके बाद एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया जाता है, और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट साइन किया जाता है। ये साइन किसके बीच में किया जा रहा है, एक तरफ है माओइस्ट और दूसरी तरफ है एसपीए। ठीक है, अब यहां पे किंग का कोई रोल नहीं है, नो किंग हियर। अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है ऑफ नेपाल 2007, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जिसका नाम दे दिया इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल 2007, आइकॉन। ठीक है, और इस आइकॉन को लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में यूनानिमसली पास करवाया गया 2007 में, और फिर उसके बाद 2007 में डेट फिक्स कर दी गई इलेक्शन की। ठीक है, इस बीच क्या होता है, अब जब मामला थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है, डेमोक्रेसी या जमहूरियत जो है वो वापस आ रही है, इस बीच क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर कोइराला ही इनफैक्ट जीत करके आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर कोइराला के सामने कुछ एक्टिविस्ट जो तराई रीजन के थे वो लोग जो हैं कुछ इश्यूज रेज करते हैं, जैसे कि मधेसी। ठीक है, कुछ इश्यूज रेज करता है विच वेर एथनिक एंड रीजनल ग्रुपिंग इश्यूज। एथनिक एंड रीजनल ग्रुप के जो लोग हैं वो लोग कुछ अपने लिविंग कंडीशन को लेकर के अपना ऑब्जेक्शन, अपना जो भी उनका जो अनरेस्ट है वो दिखा रहे हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं बिफोर द न्यूली इलेक्टेड कोइराला गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके बाद कोइराला साहब सेकंड एड्रेस करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, और यहां पे वो प्रॉमिस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में या इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में जितने सारी चेंजेस की जरूरत है वो करेंगे। वो रीस्ट्रक्चर करेंगे पूरे स्टेट को इनटू अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि हर प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, हर स्तर में, हायरार्किक ऑर्डर में हर स्तर में रिप्रेजेंटेशन होगी, विच वाज द एक्चुअल डिमांड ऑफ द एथनिक एंड रीजनल ग्रुपिंग के लोगों का। सो रीजनल ग्रुप्स और एथनिक ग्रुप्स के लोग जो लोग थे उनका जो डिमांड था कि रिप्रेजेंटेशन मिले, वो रिप्रेजेंटेशन अब जो है सेकंड एड्रेस टू द नेशन में कोइराला साहब ने दे दिया। ठीक है, उन्होंने ये तक कह दिया कि इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी सारी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी वो करेंगे। इसी के फलस्वरूप फर्स्ट अमेंडमेंट होता है 2007 में, और उसके बाद इंटरिम सरकार को 2007 में माओइस्ट ज्वाइन भी करते हैं, और उसके बाद फिर सेकंड अमेंडमेंट होता है नेपाल में 2007 में। उसके बाद जो चीज यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि 2015 तक, यानी कि 2007 से लेकर 2015 तक या पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चलता है, और इसमें कई सारी इश्यूज आती हैं। मेन जो इशू है वो है इंक्लूजन की। किसकी इंक्लूजन की? इंक्लूजन ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथनिक पीपल। उनकी डिमांड क्या है कि दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन द मेन स्ट्रीम। अब चाहे उसके लिए आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करें या चाहे तो आप जो है रिजर्वेशन लाएं, इन सब चीजों के ऊपर बातचीत शुरू हो जाती है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के 2015 में फिर से अमेंडमेंट किया जाता है, और अभी तक का यही स्टेटस है जिसमें इंक्लूसिव डेमोक्रेसी जो है एस्टैब्लिश करी गई है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या एक तरीके का रिजर्वेशन, ये सब अलाउ कर दिया गया है। सो राइट नाउ 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही नेपाल में चल रहा है, और इसके अंदर सारे लोगों को जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, इसकी जो पुरानी डिमांड थी उसको माना गया है।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनका डेवलप हुआ है। तो यहां पे बस याद रखिएगा, किंग मेकर के बाद से जब ये किंग जो है मेकर बन गए थे प्राइम मिनिस्टर्स के, तो किंग जब प्राइम मिनिस्टर्स के बनाते रहे, फिर तोड़ते रहे, फिर बनाते रहे, फिर अपॉइंट करते रहे, फिर रिअपॉइंट करते रहे, फिर डिसमिस करते रहे, ये जो परंपरा रही ये खत्म हो जाती है 2006 में। 2006 से कंटिन्यूअसली जो है प्रोग्रेस और डेवलपमेंट आपको दिखेगा। तो ये माइलस्टोन ईयर जो है वो 2006 है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करिएगा। अगर कोई इश्यूज है, कुछ क्वेश्चंस है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके आंसर्स को, जो क्वेश्चंस के आंसर्स को देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।